Hello students, in this video lecture gravitation part 8 now we start very important topic satellite. तो सबसे पहले समझते हैं सैटेलाइट क्या होता है. व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट. तो जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं. सैटेलाइट मे बी मैन मेड और नेचुरल. नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मून है और इसका मास अर्थ के मास का अबाउट 1/81 टाइम्स है. अर्थ से छोटा तो है मगर बहुत छोटा मास नहीं ले सकते. बट मैन मेड सैटेलाइट का मास वेरी स्मॉल होता है अर्थ मून के कंपैरिजन में. अब आइए सैटेलाइट किस तरह से प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, उनके घूमने का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, सबसे पहले उसे समझते हैं. मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या है. तो आइए सबसे पहले यहाँ हमने डायग्राम बना रखा है. ये अर्थ है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रहा है. एक यूनिफॉर्म स्पीड से हमेशा सैटेलाइट घूमते हैं, इसीलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि इनका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. तो ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल r है, अर्थ की रेडियस r है. अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट की जो दूरी है उसे हम हाइट ऑफ सैटेलाइट h कहेंगे. अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट, सैटेलाइट किस तरह से ऑर्बिट में घूमते हैं. तो इसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ध्यान दिए, किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होता है. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो सैटेलाइट पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा, वही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो ध्यान दीजिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ. तो यही इसके घूमने का सिद्धांत है. सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर इसी तरीके से घूमते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उनको ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल जाता है. इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट. अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 2, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है. यहाँ हमने सर्कुलर ऑर्बिट ली है, यही ज़्यादातर पढ़ना है हम लोगों को. तो अब ऑर्बिट की क्या कंडीशन है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ऑर्बिट, इसे नोट करें. कंडीशन ऑफ ऑर्बिट पूछी गई है. कंडीशन ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की कंडीशन क्या है? तो ऑर्बिट कैसी होनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्बिट एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोसेंट्रिक होना चाहिए, मतलब लाई करना चाहिए, दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए. जिसे कहा जाता है कोसेंट्रिक ऑर्बिट. ऑर्बिट का सेंटर और अर्थ का सेंटर सेम होना चाहिए. तो कंडीशन ऑफ ऑर्बिट में ऑर्बिट मस्ट बी, यहाँ लिख सकते हैं, मस्ट बी कोसेंट्रिक. कोसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर पे, कोसेंट्रिक. तो अब सैटेलाइट की ऑर्बिट कोसेंट्रिक होती है उस अर्थ के सेंटर से. अब आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या है? जिस स्पीड से सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है उसकी स्पीड को हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं. तो तीसरा पॉइंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट को VO लिखते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो प्रिंसिपल है सैटेलाइट के चारों तरफ घूमने का, जिसमें कहा गया सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है, तो इसी की वैल्यू जब बराबर करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखेंगे? तो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, जब कोई बॉडी v वेलोसिटी से सर्किल पर घूम रही, उसका मास m है, रेडियस r है, तो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स Fc की वैल्यू लिख रहे हैं. Fc बराबर होगा m VO² अपॉन R.
इट इज़ द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। एक तरह से इसे और लिख सकते हैं, अगर हम सैटेलाइट के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लें तो इसे दोबारा फिर लिख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और ये वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी के बराबर होगी। और एफ जी की वैल्यू पीछे के वीडियो लेक्चर में न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडीज़ के बीच, अर्थ का मास एम ही है, सैटेलाइट का मास एम है, इन दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो यही कंडीशन है सैटेलाइट के रिवॉल्व करने की। और अब इस फार्मूले में अगर हम लीनियर वेलोसिटी वाला ये स्टेप ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर दे तो अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें m और m कैंसिल होगा और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v o बराबर यहाँ आ जाएगा g मास ऑफ अर्थ m e अपॉन स्मॉल r, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जब अंडर रूट लेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये पहला फार्मूला बना। किसी भी सैटेलाइट के लिए जो अर्थ के चारों तरफ या किसी भी प्लैनेट के लिए भी लिख सकते हैं, मास ऑफ प्लैनेट यहाँ लिखना होगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर के बराबर होती है। ध्यान देने की बात है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ये हमने किसके लिए निकाली, ऐसे सैटेलाइट के निकाली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिनका मास अर्थ के मास की तुलना में बहुत ही कम, वेरी वेरी स्मॉल। और तब ये हल्के सैटेलाइट के लिए या आर्टिफिशियल या अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया जाए तो यही वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड, केवल दो चीज़ों पर, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब सीधा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास ऑफ अर्थ एम ई अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग मास हो सकता है, उसके अबाउट जो सैटेलाइट घूम रहे होंगे, अगर मास ज़्यादा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट रेडियस ज़्यादा है, बड़ी रेडियस, तो जो सैटेलाइट दूर होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, जो सैटेलाइट पास में होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और तब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो बहुत हल्के वाले, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उनके मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ देखिए स्मॉल m कैंसिल हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। इसको लिखते कैसे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 0। अगर हमने m टू द पावर 0 लिख दिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, इसे याद रखें। अब आइए इसे नोट करते हैं, फिर इसके आगे का फॉर्मूला लिखते हैं। अब आइए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट दोबारा से फिर लिखते हैं, बट वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के एकदम नज़दीक है, नियर टू अर्थ सरफेस। अगर सैटेलाइट अर्थ सरफेस के नज़दीक है तो उसकी सेंटर से दूरी लगभग अप्रॉक्सीमेटली आर ई के बराबर होगी। तो अब सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फार्मूला अभी लिखा हम लोगों ने, वी ओ बराबर अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, और इसमें स्मॉल आर की वैल्यू को जब हम लोग आर ई के बराबर रख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा जी एम ई अपॉन कैपिटल आर ई। बट इससे पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस की जो वैल्यू होती है वो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होती है। तो इस आधार पर जी एम ई की वैल्यू को हमेशा जी एस आर ई स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जी एम ई की वैल्यू को हम चाहें तो जी एस आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, और तब ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर जी एम ई की जगह पर जी एस आर ई स्क्वायर, और नीचे एक आर ई मौजूद है पहले से, पूरे का अंडर रूट आर ई कैंसिल हो जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर टू द अर्थ सरफेस, वी एस कह सकते हैं उसे, सरफेस के नज़दीक ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये फार्मूला बनेगा जी एस इंटू आर ई। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक घूम रहे हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ध्यान देने की बात है कि वो नज़दीक होने पर क्या होगा, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मैक्सिमम है ये। अब इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा और वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि सबसे नज़दीक वाली दूरी पर है।
अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि GS की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होती है, मतलब 6400 किलोमीटर है। उसको हमने मीटर में करके लिख लिया। तो अब आइए यहाँ वैल्यू रखें। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस अंडर रूट में 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 इंटू 10⁶ को सॉल्व किया जा सकता है। जब इनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को नियर अबाउट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर राउंड ऑफ करके इसे लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, जो सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक घूमते हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फिक्स है वैल्यू, और अर्थ के लिए हमने इसे कैलकुलेट किया 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसे नोट कर लें। तो इसके आगे अब आइए दोबारा से फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h कैलकुलेट करते हैं। जो सैटेलाइट अर्थ सरफेस से h ऊंचाई पर मौजूद है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? तो फिर वही मेन फार्मूला, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अंडर रूट g_me/r। क्योंकि ऊंचाई अब जो है वो h के बराबर लिए रखी है, तो स्मॉल r को हम लोग लिख सकते हैं h+re, क्योंकि सेंटर से सैटेलाइट की दूरी स्मॉल r बराबर इसकी हाइट h+re लिखेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू को रिप्लेस कर दें और gme की वैल्यू को भी gs_re² लिखा जा सकता है, और स्मॉल r की जगह पर re+h लिख सकते हैं। तो अब आइए, ये फॉर्मूला बन गया h ऊंचाई के लिए। आगे थोड़ा इसे और सॉल्व करते हैं। इसमें से re² में एक re को नीचे अपॉन के नीचे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा GS_re, और जो इसमें एक re की वैल्यू नीचे हम डिवाइड करेंगे तो 1+h/re वैल्यू बनेगी पूरे का अंडर रूट, और ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हो अंडर रूट GS_re। ये वैल्यू जो होती है अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, जो सैटेलाइट अर्थ सरफेस के नज़दीक होते हैं उनके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने में। तो अब इसे हम कैलकुलेट करके लिखें तो ये अब आ जाएगा 7.9 अपॉन 1+h/re का अंडर रूट। तो इस तरह से हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड, तो सबसे नज़दीक वाले सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के टर्म में किसी भी सैटेलाइट जिसकी ऊंचाई h हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने में। और अब अंडरलाइन करके इसे लिख लें, h ऊंचाई पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 7.9 अपॉन 1+h/re का अंडर रूट लेंगे यहाँ नीचे, और ये बन गया फॉर्मूला कंपैरिजन का। तो न्यूमेरिकल लगाने में इसमें आसानी होगी, किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सैटेलाइट REH जिसकी ऊंचाई रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी? तो यहाँ आप देख सकते हैं 7.9 में अपॉन 1+h/re में h की वैल्यू re कर दें तो re कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1+1 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.9 अपॉन √2 नियर अबाउट ये बन जाएगा 8 इंटू 0.707। तो आंसर आ गया इसका h बराबर re की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का 8×7=56 यानी 5.65 इस तरह से आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला इसलिए बढ़िया है क्योंकि हम सीधे कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसे नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा। अब आइए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकाल सकते हैं? दो तरह से निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाल ली। जब सैटेलाइट ऑर्बिट में पूरा एक राउंड लगाएगा तो उसका टाइम पीरियड T है। तो एक राउंड में चली गई दूरी 2πr होगी, ये हो गई डिस्टेंस,
और टाइम हो गया कैपिटल टी, और ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर टोटल डिस्टेंस 2 पाई स्मॉल r अपॉन टाइम पीरियड t। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, t बराबर 2 पाई, और आप देख सकते हैं t इधर, v नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v नॉट। यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू रख दें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ बनेगा, टाइम पीरियड वैसे 2 पाई अपॉन ओमेगा भी लिखा जा सकता है, एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ से निकलेगी, और तब यहाँ पर 2 पाई r अंडर रूट ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट में जी एम ई अपॉन स्मॉल r होती है, ये r इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट में, तो जब स्मॉल r को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो पूरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी एम ई। तो इट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। एक बार फिर लिख दें इसे, t बराबर 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी एम ई। तो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी एम ई इंटू 2 पाई के बराबर होता है। एक बात ध्यान दीजिए कि टाइम पीरियड t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट r क्यूब अपॉन मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लैनेट, और तब टाइम पीरियड भी ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरह से रेडियस के क्यूब के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल और मास के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम पीरियड की वैल्यू मास ऑफ प्लैनेट से होगी। टाइम पीरियड मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्मॉल m नहीं आया, तो यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है t आल्सो नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, या फिर इसे लिख सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 0। इसे नोट कर लें। एक बात और ध्यान दीजिए, कैप्लर्स लॉ में जब प्लैनेटरी मोशन पढ़ रहे थे तो कैप्लर थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहाँ ये दिखाई दे रहा है टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पूरे का अंडर रूट, तो टी स्क्वायर अगर दोनों तरफ कर दें तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कहलाता है कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो कैप्लर्स थर्ड लॉ सैटेलाइट के लिए भी अप्लीकेबल है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और प्लैनेटरी मोशन के लिए तो था ही, तो ये हो गया कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ का इस्तेमाल हम लोग सैटेलाइट कंपेयर करने में करेंगे। कैप्लर थर्ड लॉ, अगर हम किसी सेम प्लैनेट के अबाउट कई सारे सैटेलाइट घूम रहे हों तो यहाँ पे अबाउट कंपैरिजन बिटवीन टाइम पीरियड्स of two satellites about सेम प्लैनेट, ध्यान दिए यहाँ प्लैनेट सेम होना चाहिए, तो सेम प्लैनेट अगर है तो उनके अराउंड 2 सैटेलाइट घूम रहे हों तो उसे हम कंपेयर करा सकते हैं। T1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2 की होल पावर 3 और अंडर रूट लगाएंगे बाई 2, तो ये बन गया कंपैरिजन का फॉर्मूला। इसको कैप्लर थर्ड लॉ में ही पढ़ा था हम लोगों ने, इसे नोट करें। और अब ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड लिखने जा रहे हैं जो अर्थ के एकदम नज़दीक होता है, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली वैसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालेंगे। अब आइए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करते हैं। वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक है, इसका मतलब उसकी ऑर्बिट की रेडियस r नियरली इक्वल टू r ही है। तो जनरल फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट r ई क्यूब, सॉरी स्मॉल, यहाँ पर पहले स्मॉल r ई क्यूब लिखें, जनरल फार्मूला पहले लिख रहे हैं, तो ये हो गया स्मॉल r क्यूब अपॉन जी एम ई। अब स्मॉल r को कैपिटल R ई लिख सकते हैं क्योंकि नज़दीक है अर्थ सरफेस के, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल R ई क्यूब अपॉन, और जी एम ई की वैल्यू को जी एस R ई स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब एक आरी से दो, बल्कि आरी का स्क्वायर आरी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक आरी बचेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस TS, उसे सिंबल दे दिया हमने, 2 पाई अंडर रूट आरी अपॉन स्मॉल GS होगा। ये फॉर्मूला इससे पहले भी आ चुका है, याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हाइपोथेटिकल वैल्यू निकाली थी जब अर्थ का रोटेशन बढ़ा दिया जाए और इक्वेटर पे वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाए, तो उस समय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ भी इतना ही निकला था। इसे यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये सबसे नज़दीक वाला सैटेलाइट है, इसलिए टाइम पीरियड की मिनिमम वैल्यू निकले, क्योंकि स्मॉल r सबसे छोटा है, तो इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ अर्थ, जिसके अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालें, सरफेस के नज़दीक वाला, तो ये 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ को 6.4 इंटू 10⁻6 लेंगे यहाँ मीटर में, और g की वैल्यू 9.8 लेके इसे पूरा कैलकुलेट करें, तो ये वैल्यू आती है 5076 सेकेंड। अलग अलग बुक में थोड़ा सा डाटा में यहाँ पर फ़र्क हो सकता है, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 लेकर या 10 लेकर के लगभग राउंड ऑफ किया जाता है इसे, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो भी एग्जैक्टली नहीं है, अगर एग्जैक्ट लिया जाए तो यही वैल्यू आएगी। तो 5076 सेकेंड, इसी को अगर मिनट में बदला जाए तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 84.6 सेकेंड, सॉरी मिनट, 84.6 मिनट होगा। ध्यान दिए, 84.6 मिनट वैल्यू होती है, 84.6 मिनट। और इसे जब आवर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.41 आवर। इसका मतलब जो सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ सरफेस के नज़दीक होते हैं वो एक पूरा चक्कर 1.41 आवर में लगा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। तो वो सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के नज़दीक घूम रहे हैं उनका मिनिमम टाइम पीरियड ये निकल आया। इसे नोट करें, फिर अगला वाला पॉइंट लिखते हैं। अब आइए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h कैलकुलेट करें। तो फिर जब ऊंचाई पर होगा सैटेलाइट तो स्मॉल r की वैल्यू RE प्लस h लेंगे। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं स्मॉल r कितना लेंगे, RE प्लस h। तो वो सैटेलाइट जो सरफेस से h ऊंचाई पर है उसका टाइम पीरियड। तो जनरल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू t बराबर 2 पाई अंडर रूट स्मॉल r क्यूब अपॉन g मास ऑफ अर्थ। और यहाँ पर अब वैल्यू रख दें, तो 2 पाई r की जगह पर, स्मॉल r की जगह पे RE प्लस h का होल क्यूब लिखा जाएगा, और अपॉन में इसे GS RE स्क्वायर लिख लें। ध्यान दिए, इसमें से अगर हम RE स्क्वायर पूरा कॉमन ले लें या फिर यहाँ पर RE एक कॉमन लें, तो ये क्यूब बाहर लगा हुआ है, तो क्यूब के टर्म में यहाँ पर कॉमन स्टेप आ जाएगा। लिख के दिखा देते हैं आपको। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट के ही अंदर हमने यहाँ पे RE कॉमन ले लिया, तो ये RE क्यूब बन के बाहर निकलेगा, और अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 प्लस अगेन h अपॉन RE होल क्यूब अपॉन GS RE स्क्वायर। अब फिर दोबारा RE स्क्वायर से ही RE क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक RE ऊपर बचेगा। तो अब आपका फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे आ गया RE अपॉन GS, और अंडर ब्रैकेट यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन RE का होल क्यूब। तो अब ये कंपेयर करने का फॉर्मूला बना लिया हमने h ऊंचाई पर, क्योंकि अभी ये वैल्यू 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन GS की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। तो अब टाइम पीरियड h ऊंचाई वाले सैटेलाइट के लिए निकल रहा है 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन GS की वैल्यू, अभी पीछे 84.6 मिनट लिखा था, 84.6 मिनट या 5076 सेकेंड भी कह सकते हैं, या 1.41 आवर भी हो सकता है। और यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन RE की होल पावर, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो ये 3/2 बन जाएगा। ये एक रिलेशन का फॉर्मूला बन गया, क्यों मिनट में इसका आंसर है, इसे अंडरलाइन कर लें। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, किसी भी सैटेलाइट जिसकी ऊंचाई हमें दी है उसका टाइम पीरियड यहाँ से निकाल सकते हैं। बस हमें यहाँ पर क्यूब रूट थोड़ा सा निकालना पड़ेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऊंचाई दी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ हाइट ऑफ सैटेलाइट को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लें या 7 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लें, ध्यान दिए 7, या फिर 3 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले तो और अच्छा आंसर आएगा 3 RE के बराबर। तो टाइम पीरियड TH की वैल्यू क्या होगी 84.6, और यहाँ जब 3 की वैल्यू रखेंगे 3 RE कैंसिल तो 1 + 3 की होल पावर 3/2 बनेगा, और ये बन गया आपका 84.6। 1 + 3 इज 4, और 4 की पावर 3/2, इसका मतलब 4 का अंडर रूट लेके उसे क्यूब कर दें तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 84.6। 4 का अंडर रूट 2 होगा, उसका क्यूब इंटू 8 होगा, 8 से मल्टीप्लाई करें तो टाइम पीरियड TH की वैल्यू निकल आएगी। तो 8 × 6 = 48। अब आइए 8 × 4 = 32, 32 में 4 जोड़े 36, 3 कैरी करेंगे, 8 × 8 = 64, 64 एंड 3 67, तो हमारा आंसर आ गया 67.68 मिनट। तो कंपैरिजन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ 3/2 यानी अंडर रूट लगा के क्यूब करना होगा, बस यही स्टेप थोड़ा सॉल्व करना है, सीधे आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h, और ये हमने नियर वाले सैटेलाइट से कंपेयर करके लिख लिया है। तो न्यूमेरिकल लगाने में इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है, इसे नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट, एक नोट पॉइंट में पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, हैवी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या उसके मास पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने डायग्राम बना रखा है, ये कोई प्लैनेट है, उसका ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मास काफ़ी ज़्यादा है, प्लैनेट के कंपैरिजन में तो कम है, बट उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, टाइम पीरियड t है। अब आइए इसमें टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम में भी 2 अलग अलग मास के स्टार्स एक दूसरे के चारों तरफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी या उनकी वेलोसिटी घूमने की और टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था। सेम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर सैटेलाइट हैवी है तो प्लैनेट सैटेलाइट को घुमाएगा और सैटेलाइट प्लैनेट को भी थोड़ा थोड़ा घुमाएगा। दोनों अलग अलग ऑर्बिटल वेलोसिटी से अपने अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला पीछे से आप देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पर हैवी सैटेलाइट का जो केस है वो बिल्कुल सेम एज, यहाँ लिखे दे रहे हैं, सेम एज बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह से है। बाइनरी स्टार सिस्टम्स जो पढ़ा था इससे पहले वीडियो लेक्चर में, तो अब उसका फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी v बराबर यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट कैपिटल M अंडर रूट g अपॉन, यहाँ नीचे की तरफ दोनों का मास आएगा m प्लस स्मॉल m, और सेंटर टू सेंटर उनकी जो डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, अब ये फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, ये हैवी सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है। बिल्कुल ऐसा ही टाइम पीरियड का फार्मूला बना था, 2 पाई अंडर रूट ऊपर की तरफ r क्यूब आएगा और नीचे g कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब आइए, अगर पूछा जाए कि हैवी सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या उसके मास पे डिपेंड है, तो यहाँ आंसर है यस। आप देख सकते हो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट स्मॉल m, बट इसके साथ कैपिटल M भी जोड़ के लिखेंगे, तो ये m प्लस स्मॉल m इन दोनों के मास के जोड़ के बराबर होगा और अंडर रूट के साथ। अगर हम सैटेलाइट का मास बढ़ाएंगे तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी घटेगी। इसी तरह से टाइम पीरियड t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट, इसमें भी m प्लस स्मॉल m आएगा। बट अब थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं कि कैसे इस पर वैल्यू डिपेंड करेगी। मान लेते हैं कि सैटेलाइट का मास उसके प्लैनेट के ही बराबर है, स्मॉल m एंड कैपिटल M सेम कर दें। तो अब आइए ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट में m और m जुड़ करके 2 कैपिटल M हो जाएगा। ये बाहर वाला कैपिटल M अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी जी, बाहर वाला m जब अंदर जाएगा तो m स्क्वायर बनेगा, यहाँ 2m बन जाएगा, 2m से m स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन 2 स्मॉल r। तो अब आप देख सकते हो अगर सैटेलाइट का मास प्लैनेट के बराबर ले लें तो इक्वल मास का बाइनरी स्टार सिस्टम बनेगा, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होगी। और इसी तरह से टाइम पीरियड की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन, इसमें भी दोनों जुड़ करके 2m बन जाएंगे और तब ये बनेगा 2gm। तो अब फॉर्मूला तो बता रहा है कि ये वैल्यू डिपेंड करती है और इसका डिपेंडेंस हमने लिख दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मून का जो पूछा गया आपको होता है, मून का जो मास होता है स्मॉल m, यहाँ लिख रहे हैं मून, ये वैल्यू मास ऑफ अर्थ me के 80 टाइम्स के बराबर होती है, लगभग है ये वैल्यू। me अपॉन 81 कहीं दिया होता है या me अपॉन 80, अगर ये वैल्यू यहाँ रखें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून देखिए क्या आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मून की वैल्यू मेन फॉर्मूले में यहाँ पर हम रखेंगे m अपॉन 81, me अपॉन 81, तो 81 LCM होगा, सॉरी me अपॉन 80, तो ये जुड़ करके 81 बन जाएगा। तो और इस कैपिटल M को अंदर लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट g, यहाँ पे me अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा कैपिटल M अपॉन 80, LCM ले लें तो अब ये वैल्यू आएगी 81 अपॉन 80 और एक me से me ऊपर कैंसिल होकर स्मॉल आ रहेगा। हालांकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, लगभग 1 के ही बराबर है, इसलिए नियर अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी का वही फॉर्मूला बनेगा जो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए पढ़ते हैं। 81 अपॉन 80 की वैल्यू नियर अबाउट 1 के बराबर, और तब ये फॉर्मूला कितना बन के आ गया, नियर अबाउट ये आ गया GME अपॉन स्मॉल r। तो मून के लिए वैसे पूछा जाए हैवी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड है, तो आंसर है यस। कैसे डिपेंड है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हमने डिफाइन कर दी, बट मून के लिए जब हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी तो लगभग वही वैल्यू आएगी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए निकाली जाती है, क्योंकि यहाँ पर 81 अपॉन 80 नियर अबाउट 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर तो फिर वही आया। और बिल्कुल इसी तरह से टाइम पीरियड की वैल्यू में भी ऐसा ही होगा, तो t बराबर 2 पाई, मून के लिए अगर टाइम पीरियड निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी r क्यूब अपॉन, यहाँ पर भी हम मास ऑफ मून को मास ऑफ अर्थ अपॉन 80 करेंगे तो 81 अपॉन 80 का फैक्टर इसमें भी आएगा, 81 अपॉन 80 आ जाएगा और यहाँ GME आ जाएगा। तो ये नियर अबाउट सेम उसी की तरह से आ गया जैसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फॉर्मूला लिखते हैं r क्यूब अपॉन GME। तो मून के कैलकुलेशन में हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, हमने यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि मून एक हैवी सैटेलाइट है तो क्यों नहीं उसका मास डिपेंड करता है। डिपेंड तो करता है, लेकिन ये वैल्यू इतनी छोटी है कि लगभग नेगलेक्ट कर दी जाती है। इसे नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए अगला टॉपिक है सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका r के साथ क्या रिलेशन होगा। ध्यान देने की बात है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास प्लैनेट के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल होता है, इसलिए उसे हम पॉइंट मास की तरह से मानेंगे। अब अगर कोई पॉइंट मास सर्किल पे रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी VO है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, रेडियस r है, मास m है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। J बराबर सीधे लिखने जा रहे हैं m ऑर्बिटल वेलोसिटी VO इंटू r। कोई भी पॉइंट मास सर्कुलर मोशन करता है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसका एंगुलर मोमेंटम J बराबर mvr होता है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, मास ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू में जब यहाँ रखेंगे तो आएगा g मास ऑफ अर्थ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और ये r बाहर लिखा हुआ है। अब m और r को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू में, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी g me स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर बन के जब यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ r है, साथ में यहाँ r स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा,
बाहर वाले आर को जब अंदर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर बनेगा, एक आर इससे कैंसिल, तो फाइनल रिलेशन क्या बन के आया, अंडर रूट कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम और ये वैल्यू हो गई स्मॉल आर। तो एंगुलर मोमेंटम आप देख सकते हो किस पर डिपेंड है, मास ऑफ सैटेलाइट पर और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के प्रोपोर्शनल है। तो अब एक बार फिर से अंडरलाइन करके लिख लें, इसके जी एम ई की वैल्यू को रिप्लेस भी किया जा सकता है, जी एम ई स्मॉल एम स्मॉल आर, और फिर इसके आगे जी एम ई की वैल्यू को जी एस आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई जी एस आर ई स्क्वायर, मगर ये पूरा कांस्टेंट रहेगा स्मॉल एम इंटू आर। तो एंगुलर मोमेंटम ध्यान से देखिए डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट और मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट पर। तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट आर के साथ। अब यहाँ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हम किसी सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस बड़ी करते जाएँ तो उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा, जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा 1/r में आता है उसमें फॉर्मूले में, रेडियस बढ़ाने पे ऑर्बिटल वेलोसिटी घटेगी, रेडियस बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा और रेडियस बढ़ाने पर एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो इसे नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट की वैल्यू है ये। अब आइए अगला पॉइंट है नेट फोर्स एंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग सैटेलाइट। जब भी सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा और उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान दिए सैटेलाइट पर सिर्फ सिंगल फोर्स काम करता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वही उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हो कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कहेंगे और वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहलाएगा। अब अगर ये सारे फॉर्मूले यहाँ लिख दिए जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर नेट फोर्स निकालना है तो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म में इसे कैलकुलेट किया जाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी दी होनी चाहिए एम वी ओ स्क्वायर अपॉन आर। मान लिए सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है, उसकी रेडियस दी है ऑर्बिट की, तो उससे भी हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी दी है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ओमेगा की जगह टाइम पीरियड भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा जब हटा के टाइम पीरियड लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर आएगा, तो ये पूरी वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। तो ध्यान दीजिए नेट फोर्स निकालने के ये सारे रिलेशन सही हैं। तो बात समझने की है, इसे अंडरलाइन कर दें, नेट फोर्स ऑफ सैटेलाइट सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। एक्चुअली फोर्स ग्रेविटेशनल है, उसी को सेंट्रीपिटल कहा जाता है, उसी को नेट फोर्स कहा जाता है। तो ये तो कहानी हो गई नेट फोर्स की। अब आइए नेट एक्सेलरेशन की बात करें, तो नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट होगा। ठीक है, सैटेलाइट के मास से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी जी एम ई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए सैटेलाइट की पोजीशन पर जी की वैल्यू है, तो सैटेलाइट जिस ऊंचाई पर होता है या सेंटर से जितनी दूरी पर, ये उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है। और यही वैल्यू हो जाएगी अगर एम से डिवाइड कर दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, और फिर ये वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से नेट एक्सेलरेशन सैटेलाइट की पोजीशन पे जो प्लैनेट की वजह से जी अप्लाई होगा उसके बराबर होगा, या फिर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर से निकाल लें, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर से निकाल लें, आर ओमेगा स्क्वायर से 4 पाई आर अपॉन टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो ये तो नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू है। काम की बात यह है कि सैटेलाइट का नेट एक्सेलरेशन जी के ही बराबर होता है। सैटेलाइट पर प्लैनेट की वजह से जो भी जी की वैल्यू काम करती है वही उसका नेट एक्सेलरेशन। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसे नोट कर ले फिर आगे लिखते हैं। अब आइए अगला पॉइंट है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस इनसाइड द सैटेलाइट। सैटेलाइट जब
प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उस समय उसके अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। कैसे होती है इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक सैटेलाइट बना रखा है, मान लीजिए इसके फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और यहाँ पर एक पेंडुलम हमने लटका रखा है जिसका मास m है। और अब अर्थ की वजह से g की वैल्यू इस पे अप्लाई होगी। मान लेते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, और तब वेट ऑफ द ब्लॉक mg नीचे काम करेगा। अब मान लेते हैं कि ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर पे रखा है सैटेलाइट के अंदर, उसका नॉर्मल रिएक्शन r है। बिल्कुल इसी तरह से ये पेंडुलम लटका है, इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, और जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग में वो t ऊपर की ओर काम करेगा, जैसा कि नॉर्मली होता है। अब आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर ये है कि अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ब्लॉक के लिए आराम से लिखा जा सकता है कि mg डाउनवर्ड नीचे की तरफ और r ऊपर की तरफ। तो अब mg डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, mg माइनस r ऊपर की तरफ लग रहा है, और तब बताओ इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जो पूरे सैटेलाइट का एक्सेलरेशन है। पूरे सैटेलाइट का नेट एक्सेलरेशन किधर काम करेगा, तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, नेट एक्सेलरेशन a नेट डाउनवर्ड काम करेगा सेंटर की ओर, और a नेट की वैल्यू किसके बराबर होती है, g के बराबर होती है। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट डाउनवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है। ये अर्थ का हमने सरफेस बना रखी है, अर्थ से काफ़ी ऊंचाई पे सैटेलाइट होते हैं। तो अब सेंटर की तरफ अर्थ के g की वैल्यू और वही नेट एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेट एक्सेलरेशन मास ऑफ ब्लॉक इनटू a नेट। तो ये हमने न्यूटन का फॉर्मूला लगा दिया, mg माइनस r इज इक्वल टू ma नेट, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू mg के ही बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें r बराबर जब लिखा जाएगा तो ये r इधर mg इधर घटा देंगे, तो आंसर आएगा mg माइनस अगेन mg, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब ये निकला कि रिएक्शन फोर्स यहाँ पर 0 होगा। और अब आइए, रिएक्शन फोर्स 0 होगा तब ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, कोई रिएक्शन फोर्स मिलेगा ही नहीं। तो इसी को कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। इसी तरह से पेंडुलम के लिए कैलकुलेट करें तो पेंडुलम का वेट mg नीचे, टेंशन t ऊपर की तरफ, फिर इसे लिखेंगे ma नेट वैल्यू, और तब a नेट की वैल्यू g के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा यही mg। तो अगेन t इज इक्वल टू लिखा जाए तो अब mg माइनस mg यहाँ पर भी आने वाला है, और ये वैल्यू हो गई 0। तो पता चला कि टेंशन इन द स्ट्रिंग भी 0 हो जाएगा। तो सैटेलाइट के अंदर फ्लोर से कोई रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा और ना ही टेंशन फोर्स, इसीलिए इस कंडीशन को कहा जाता है वेटलेसनेस की कंडीशन। तो इसी को कहा जाता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। जब कोई रिएक्शन फोर्स ना मिले हमें तो हम वेटलेसनेस की कंडीशन महसूस करेंगे। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस अराइजेस, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस अराइजेस इनसाइड द सैटेलाइट। ऐसा हुआ क्यों, इसकी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेट एक्सेलरेशन g के बराबर। तो कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस अराइजेस ड्यू टू, क्यों ऐसा हो गया, ड्यू टू a नेट इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन g के बराबर है। तो जहाँ कहीं भी नेट एक्सेलरेशन अगर g के बराबर आ जाता है तो वहाँ पर वेटलेसनेस की कंडीशन अराइज हो जाती है। तो इसीलिए जितने भी सैटेलाइट वगैरह घूमते हैं, या जैसे स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो हमेशा वेटलेसनेस की कंडीशन को अनुभव करते रहते हैं और वो उसमें उड़ते रहते हैं। इसका वीडियो आपने हो सकता देखा हो, तो आप नोट कर लें। वेटलेसनेस की कंडीशन के लिए ध्यान दीजिए, रिएक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स 0 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे वेटलेसनेस की कंडीशन आ रही है। अभी एक चीज़ आप समझ सकते हो, वेट ऑफ द बॉडी तो हमेशा पाया जाएगा। अगर g की वैल्यू अप्लाई हो रही है तो वेट ऑफ द बॉडी mg रहेगा, बट वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं होता है कि वेट 0 हो गया। वेटलेसनेस का मतलब होता है रिएक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स 0 हो जाए। तो इसी को कहा जाता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और इसकी मेन वजह यह है कि जब भी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन g के बराबर होगा तो इसी वजह से रिएक्शन और टेंशन फोर्स 0 हो जाएंगे, और तब इसे कहेंगे इट इज़ द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इसे अच्छी तरह से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए, वेटलेसनेस की कंडीशन की वजह से वेग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी,
तो आपको पता है जब भी हम किसी वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, जैसे हमने यहाँ एक ब्लॉक रखा, उसका वेट mg नीचे काम करता है और एक रिएक्शन फोर्स r ऊपर, बट सैटेलाइट के अंदर रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि a बराबर g है, नेट एक्सेलरेशन g के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने स्प्रिंग बैलेंस में एक ब्लॉक लटका रखा, उसका वेट mg तो काम करेगा, लेकिन जो टेंशन फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर है जिससे कि यहाँ की स्प्रिंग खींचेगी, टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस वजह से कोई रीडिंग यहाँ पर नहीं आएगी और ना ही वेइंग मशीन में कोई रीडिंग आएगी। आपको बता दें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन एंड इसी तरह से स्प्रिंग बैलेंस में पहले रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन लिखें, R बराबर ये होता है कैपिटल R यानी रिएक्शन फोर्स अपॉन स्मॉल g, क्योंकि रिएक्शन फोर्स यहाँ 0 है तो 0 अपॉन g करेंगे तो ये रीडिंग 0 आएगी। आपको पता है कि वेइंग मशीन की रीडिंग कैसे निकालते हैं, रिएक्शन फोर्स जितना भी नॉर्मल रिएक्शन होता है अपॉन g, मतलब वेइंग मशीन रिएक्शन फोर्स से रीडिंग बताती है और रिएक्शन फोर्स 0 हो जाने की वजह से g की जो भी वैल्यू हो उससे नहीं मतलब आंसर 0 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, इसे अगर कैलकुलेट करें तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग स्मॉल r बराबर रिएक्शन फोर्स या टेंशन फोर्स, और यहाँ पर लेंगे टेंशन फोर्स T अपॉन g के बराबर होगी और तब टेंशन फोर्स भी 0 है सैटेलाइट में, इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस में भी कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस दोनों पर वैल्यू पूछी गई, इसे नोट कर लें। अब आइए एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड द सैटेलाइट। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का सही फार्मूला क्या है और फिर उसको हम सैटेलाइट में रखकर उसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने यहाँ एक सिंपल पेंडुलम बना रखा है जिसका वेट mg, बॉब का जो वेट है mg डाउनवर्ड नीचे, टेंशन फोर्स T ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम एक्सेलरेटेड मोशन में है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है। आपको बताएं सही फार्मूला जो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का होता है वो स्मॉल t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g होता है और ये g की इफ़ेक्टिव वैल्यू ली जाती है। अगर कोई सिंपल पेंडुलम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखा है, एक्सेलरेटेड चैम्बर में रखा हुआ है या कहीं पर भी रखा जहाँ एक्सेलरेशन है, तब उसकी g इफ़ेक्टिव का फार्मूला L अपॉन जी इफ़ेक्टिव निकाला जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पूरी वैल्यू यूज़ नहीं होगी, जी इफ़ेक्टिव। आपको पता है जी इफ़ेक्टिव क्या होता है, इफ़ेक्टिव जी की वैल्यू अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में है ये पेंडुलम तो जी के डायरेक्शन में ही इसका एक्सेलरेशन है तो इफ़ेक्टिव जी की वैल्यू जी माइनस ए आएगी। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कैसे ऐसा हमने लिख लिया जी माइनस आएगी, क्योंकि अगर ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो आपने सुना होगा स्यूडो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। तो इस पेंडुलम पर एक स्यूडो एक्सेलरेशन ए, उतना ही एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर काम करेगा तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ए हो जाएगी और तब हम यहाँ जी इफेक्टिव वैल्यू रखेंगे। तब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए होगा, क्योंकि सैटेलाइट में एक्सेलरेशन जो होता है वो जी के ही बराबर होता है, इसलिए जी इफेक्टिव की वैल्यू सैटेलाइट के अंदर कितनी आ जाएगी, जी माइनस जी मतलब 0 आ जाएगी और तब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 0, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। ये क्या मतलब, अगर पेंडुलम को हम एक साइड पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस कभी नहीं आएगा, यानी वन ऑसिलेशन पूरा होने का टाइम इनफाइनाइट होगा। उसकी वजह है वेटलेसनेस की कंडीशन। तो जब भी सिंपल पेंडुलम को वेटलेसनेस की कंडीशन में रखा जाता है उसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है तो स्यूडो एक्सेलरेशन ऊपर काम करेगा, जी में से हम स्यूडो एक्सेलरेशन घटा देंगे तो इफेक्टिव जी की वैल्यू निकल आएगी, ये ध्यान रखें। और तब इस तरह से इफेक्टिव जी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो नया टाइम पीरियड निकलेगा और नया टाइम पीरियड जब यहाँ निकालेंगे तो अगर ए की वैल्यू जी के बराबर है तो इफेक्टिव जी 0 आएगा, नया टाइम पीरियड इनफाइनाइट आएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसे नोट कर लें। सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट,
सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। इससे पहले वेइंग मशीन की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग सब जीरो आएगी। एक बात और ध्यान दिए, स्प्रिंग पेंडुलम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स से वाइब्रेट करता है। उसको चाहे ग्रेविटी में रखें या ना रखें, कहीं भी रखें, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, उसमें जी की वैल्यू यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पर हम अलग से एक नोट पॉइंट करके लिखे दे रहे हैं, नोट इन केस ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम टाइम पीरियड टी बराबर 2π√m/k होता है, और इसमें जी की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड, तो नॉट चेंज, तो ये वैल्यू हमेशा पाई जाएगी। तो इसे नोट कर लें और फिर इसके आगे देखते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें कहा गया अ सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around earth while a second satellite is launched into the orbit of radius 1.02 r. The percent difference in the time periods of two satellite is। तो दो सैटेलाइट हैं, एक ही प्लैनेट के अबाउट घूम रहे हैं, एक की रेडियस r है, दूसरे की 1.02 r है, तो दोनों के टाइम पीरियड भी अलग होंगे। तो पूछा गया कि टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट होगा। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा टेक्निक से लगाना है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, पहले सैटेलाइट की रेडियस r1 कितने के बराबर है, r के बराबर। दूसरे सैटेलाइट की रेडियस r2 कितने के बराबर है, 1.02 r के बराबर। अभी हम कहें कि दोनों के बीच का रेडियस का डिफरेंस क्या है, इसे कहा जा सकता है डेल्टा r। तो ये हो जाएगा 1.02 r माइनस r, और ये वैल्यू आ जाएगी, r कॉमन ले लें तो 0.02 r। तो ये हो गया डिफरेंस। अगर हम कहें परसेंट डिफरेंस कितना आएगा, परसेंट चेंज जिसे कह सकते हैं, तो डेल्टा आर परसेंट की वैल्यू होगी डेल्टा आर यानी चेंज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल यानी इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.02 r अपॉन इनिशियल वैल्यू r है इंटू 100। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2%। इसका मतलब दोनों की रेडियस का परसेंट चेंज या परसेंट डिफरेंस 2% है। तो अब आइए, टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 3/2। इसका मतलब अब हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, डेल्टा t परसेंट यानी दोनों सैटेलाइट के टाइम पीरियड के डिफरेंस का परसेंट क्या होगा, डेल्टा t परसेंट हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई कर दें 3/2 डेल्टा r परसेंट। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब परसेंट चेंज बहुत छोटा हो। तो यहाँ देखिए परसेंट चेंज 2% है, इसलिए टाइम पीरियड का परसेंट निकालना आसान है। तो आंसर आ जाएगा 3/2 इंटू 2%, और तब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 3%। इसका मतलब दोनों सैटेलाइट के टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो 3% होगा। तो इसे नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए, अगला टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, तो लिखा है अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ विद सेम टाइम पीरियड एंड इन सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ अर्थ इन इक्वेटोरियल ऑर्बिट। मतलब अर्थ के अबाउट चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले ये सैटेलाइट जो अर्थ के टाइम पीरियड के साथ साथ इनका भी टाइम पीरियड उतना ही होता है, यानी दोनों साथ साथ घूमते हैं और अर्थ के घूमने के सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से रुके हुए दिखाई देते हैं, और तब इन्हीं को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। मतलब वो सैटेलाइट जो अर्थ के घूमने के साथ साथ घूमे और अर्थ की सरफेस से रुका हुआ दिखाई दे, उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो इक्वेटर वाली लाइन के किनारे किनारे होती है चारों तरफ, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में होती है, इसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहते हैं। तो हमेशा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूमने का डायरेक्शन क्या होगा, जो अर्थ का है। अर्थ के घूमने का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ घूमती है अपने एक्सिस के अबाउट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इन्हीं के साथ साथ घूमते हैं। अब आइए, इनका इस्तेमाल बहुत बढ़िया है क्योंकि ये अर्थ की सरफेस से रुके हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल टेली कम्युनिकेशन में किया जाता है। इसीलिए इन सैटेलाइट को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं।
तो दे आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो known as communication सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। अब इंडिया के पास कई सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसमें सबसे पहला और फेमस सैटेलाइट जो था वो इनसेट है। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो इनके एग्जाम्पल इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इनका नाम आया है। तो जब पूछा जाएगा इनसेट तो आप समझ जाइए ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो यहाँ एग्जाम्पल में इनसेट, IN इंडियन नेशनल और आगे लिखा जाएगा सैटेलाइट। तो इनसेट की अलग अलग कई सारी सीरीज़ हैं, 3 मेन सीरीज़ हैं जिसको हम A1, A2, A3 इस तरह से बोलते हैं। दूसरी सीरीज़ है B1, B2, B3। तीसरी सीरीज़ है C1, C2, C3। जैसे इनसेट A1 इसका मतलब A सीरीज़ का पहला सैटेलाइट, इनसेट A2 इसका मतलब A सीरीज़ का दूसरा सैटेलाइट। ऐसे इनके बहुत सारे नाम हैं। तो ये इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो चैनल का प्रसारण, सारा इंटरनेट का काम करते हैं और इनकी लोकेशन हमेशा इंडिया के ऊपर होती है। अब आइए, इनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और इनकी ऊंचाई पूछी जाती है। टाइम पीरियड तो आपको पता हो गया, अर्थ के घूमने का जो टाइम पीरियड है वही इनका टाइम पीरियड है। तो इसे नोट करें, ये इनकी डेफिनीशन है। और अब आगे इसकी कंडीशन देखते हैं। अब आइए, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट कैसी होती है? तो लिखा है कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर टू इक्वेटोरियल प्लेन नोन एज पार्किंग ऑर्बिट। मतलब ऑर्बिट हमेशा इक्वेटर के अलोंग किनारे किनारे होती है, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ऑर्बिट का सेंटर अर्थ का सेंटर सेम होता है, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि जितने भी सैटेलाइट घूमते हैं सबकी ऑर्बिट कोसेंट्रिक ही होती है। तो कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर टू इक्वेटोरियल प्लेन, एंड इस ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। पार्किंग शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि सैटेलाइट यहाँ पार्क किया जाता है। पार्क करने का मतलब उसे ले जाके रोक दिया जाता है, अर्थ के साथ साथ वो घूमता रहता है, अर्थ से रुका दिखाई देता है, तो इसीलिए इसकी ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। अब आइए सेकेंड कंडीशन, डायरेक्शन क्या होगा इसके घूमने का? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगा जैसे अर्थ घूमती वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो यहाँ लिखा जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं वो सब वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं। अब आइए तीसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट। रेडियस ऑफ पार्किंग ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट कहा जाता है। और इसकी रेडियस कितनी होती है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रेडियस RP बराबर ये लगभग 42,400 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ी रेडियस है, यानी 42,400 किलोमीटर इसकी रेडियस है। तो काफ़ी बड़ी रेडियस पर ये सैटेलाइट घूमते हैं, अर्थ से बहुत दूर होते हैं। चौथा पॉइंट, टाइम पीरियड क्या है घूमने का? तो टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही इनकी वही होगी जो अर्थ की है। टाइम पीरियड T बराबर ये है 24 आवर्स। 24 आवर्स इनका टाइम पीरियड है क्योंकि अर्थ का भी यही टाइम पीरियड है। अब आइए पांचवा पॉइंट, इनकी हाइट क्या है? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इनकी हाइट अगर हम रेडियस में से रेडियस ऑफ अर्थ घटा दें, 6,400 इसमें घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 36,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर इनकी ऊंचाई है अर्थ सरफेस से। अभी आप इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, ये तो हो गई हाइट इनकी, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर आएगा। पार्किंग ऑर्बिट की रेडियस 42,400 किलोमीटर, टाइम पीरियड 24 आवर, और ये सारी वैल्यू पूछी जाती हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड की वैल्यू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 7.26 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड है। अब आइए एक और चीज़ यहाँ लिख लेते हैं। हाइट के बाद
इसके बाद आएगा सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल तो सकते हैं फॉर्मूले से, बट याद रहे तो अच्छा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी में आ जाएगा ये लगभग 3.01 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है तो इसलिए इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम है। तो ये तो कहानी हो गई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उनकी कुछ कंडीशन और वैल्यूज़। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाइट, इसे ज़रूर याद रखें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है अर्थ के साथ साथ, उसका टाइम पीरियड भी वही है जो अर्थ का है। तो ये सारे पॉइंट पूछे गए, इसे नोट कर लें अच्छे से। अब आइए जियो स्टेशनरी और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम क्या है, एक दो बार पूछा गया है। बहुत आसान, टेली कम्युनिकेशन करना, मतलब सैटेलाइट अर्थ सरफेस से बहुत दूर होते हैं, वो अर्थ से सिग्नल लेके किसी और लोकेशन को भेज सकते हैं। सारा जीपीएस सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, फ़ोन का और टीवी का सिग्नल इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पूरे होल वर्ल्ड में अगर सिग्नल एक साथ एट ए टाइम ट्रांसमिट करना हो या टेलीकास्ट करना हो तो कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सैटेलाइट इस पोजीशन पे होगा वो पीछे की सरफेस या लोकेलिटी से सिग्नल नहीं ट्रांसमिट कर सकता। तो इसीलिए टोटल 3 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है पूरे स्फेरिकल वर्ल्ड में एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। तो आप समझ सकते हो इसे कहते हैं ट्रायंगुलेशन ऑफ सैटेलाइट, और इसमें 3 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया। तो टेलीकास्ट एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स कैन टेलीकास्ट सिग्नल टू द होल वर्ल्ड एट ए टाइम। तो ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसके आगे, अब आइए एक और सैटेलाइट जो पूछा गया पढ़ लेते हैं, उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट। नाम से ही पता चल रहा है पोलर सैटेलाइट पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों तरफ, और तब इनकी जो ऑर्बिट होती है वो इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन परपेंडिकुलर ऑर्बिट टू इक्वेटोरियल प्लेन। तो अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के परपेंडिकुलर ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो अब एक बात समझने की, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है। 1 घंटे में ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो जब ये सैटेलाइट किसी पॉइंट से पास होगा, दोबारा फिर इसी पोजीशन पे जब अर्थ का दूसरा वाला पॉइंट सामने आ जाएगा तो पूरे 12 घंटे बाद एक बार यहाँ से पास होगा, अगले 12 घंटे बाद फिर ये पास होगा। तो पूरा यहाँ पर 24 घंटे में कोई भी पोलर सैटेलाइट अर्थ के किसी भी पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार इधर से एक बार उधर से। आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड इसका लगभग 100 मिनट है। हाइट इसकी 500 से 800 किलोमीटर ये फिक्स रहती है। तो हाइट काफ़ी कम है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड 100 मिनट है। तो ये करीब 1.5 घंटे से 1 घंटे के आसपास चक्कर लगाता है। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं पासेज ईच पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस ट्वाइस इन अ डे। ये हमने बता दिया, एक बार इधर से, और जब अर्थ घूम के जाएगी एक बार उधर से मिलेगा। तो ये होते हैं पोलर सैटेलाइट यूज्ड इन वेदर, जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। कुल मिला के अर्थ सरफेस की सेंसिंग करता है ये सैटेलाइट, और तब अर्थ के हर पॉइंट को ये डिटेक्ट कर सकता है। तो वेदर की रिपोर्टिंग करने के लिए, जियोलॉजिकल यानी जो अर्थ सरफेस है उसके बारे में जानने के लिए, उसकी सेंसिंग करने, सर्वे करने के लिए एटमॉस्फेयर का, और दूर दराज इलाकों में रिमोट सेंसिंग यानी जासूसी करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये है पोलर सैटेलाइट। इससे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इससे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, और नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू, वेटलेसनेस की कंडीशन, ये सारी बातें वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ ली। इसे एक बार रिवाइज कर लें और इसे नोट कर लें। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। अब ये लेक्चर वीडियो यहीं पर रोकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।